हेलो स्टूडेंट्स, सॉलिड स्टेट को कंटिन्यू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स को दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमोर्फस सॉलिड्स। तो देखो, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्या होता है कि इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनमें काफी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और वो क्लोजली पैक्ड रहते हैं, तो उनकी कोई डेफिनेट शेप होती है। दीज हैव डेफिनेट शेप, ठीक है। एमोर्फस सॉलिड्स में क्या होता है, इनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती है। एमोर्फस वर्ड का मतलब ही एक्चुअली क्या होता है, नो फॉर्म, ठीक है। सेकंड देखो, फॉलो रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं उनमें रेगुलर अरेंजमेंट होता है। जैसे किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल लें, मान लो NaCl, तो देखो इसका जो अरेंजमेंट होगा कंस्टिट्यूएंट के पार्टिकल्स का जो पैटर्न है वो क्या है, रेगुलर है, ठीक है। एटम्स का अरेंजमेंट रेगुलर होगा, तो ये जो अरेंजमेंट है ये क्या हो जाएगा किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड का। जैसे ये वाला कोई भी एक यूनिट हम सिलेक्ट करें, ठीक है, तो इसके बार बार रिपीटेशन से पूरा क्रिस्टल बनेगा, और ये जो रिपीटेशन है या फिर ये जो रेगुलर पैटर्न है वो काफी लॉन्ग रेंज तक फॉलो होता है, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट एंड फॉलो एंड लॉन्ग रेंज ऑर्डर, ठीक है। ये जो रेगुलरिटी है वो काफी लंबे ऑर्डर तक फॉलो होती है, ठीक है। एमोर्फस सॉलिड्स में क्या होता है, इरेगुलर अरेंजमेंट होता है। जैसे पार्टिकल्स की हम बात करें एमोर्फस सॉलिड्स के लिए, तो एमोर्फस सॉलिड्स का अरेंजमेंट ऐसे होगा, ये जो पार्टिकल्स हैं ये किसके, एमोर्फस सॉलिड्स के, और ये किसके, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के, ठीक है। तो इसका जो पैटर्न होता है वो रेगुलर होता है। सो दीज आर लॉन्ग रेंज ऑर्डर, और ये क्या हो जाएंगे, शॉर्ट रेंज ऑर्डर, ठीक है। इसमें अगर कोई पैटर्न फॉलो होता भी है तो वो बहुत ही थोड़ी सी देर तक होता है। जैसे यहाँ पे एक केटाइन है, ये एनाइन है, फिर केटाइन फिर एनाइन आया, लेकिन उसके जस्ट बाद हो सकता है 2 केटाइन आ गए, 4 केटाइन आ गए। तो ये जो रेगुलरिटी होती है वो बहुत ही थोड़ी सी रेंज तक फॉलो होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट, क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या है, सो क्लीवेज प्रॉपर्टी। क्लीवेज प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है, जब भी हम किसी भी सॉलिड को नाइफ से कट करेंगे तो जो नए बनने वाली सरफेस है, जो नई सरफेस हमें मिलेगी वो सिमेट्रिकल होगी, वो स्मूथ होगी, तो उसको क्या बोलते हैं कि ये हमारा सॉलिड क्लीवेज प्रॉपर्टी शो कर रहा है। जैसे यहाँ पे इसको हम यहाँ से नाइफ से कट कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ से हमने कट किया, ठीक है। तो ये जो कट है इसके आसपास सिमेट्रिकल एनवायरनमेंट है। जैसे यहाँ पे देखो, ये एटम के बिल्कुल सेंटर से जा रही है और फिर उससे थोड़ी सी दूर ये वाले रेड वाले एटम्स है। तो ये जो एनवायरनमेंट हमें मिल रहा है ये बिल्कुल सिमेट्रिकल है, तो जो नए बनने वाली प्लेन आएगी वो क्या हो जाएगी, बिल्कुल स्मूथ होगी, ठीक है। यहाँ पे अगर हम कट करेंगे तो यहाँ पे कोई फिक्स अरेंजमेंट तो है नहीं। जैसे यहाँ से हमने कट किया तो यहाँ पे ये ब्लू वाला आइटम है, ये रेड वाला है, कहीं पे रेड है, ब्लू है, तो कोई अरेंजमेंट नहीं है। तो नए बनने वाली जो सरफेस है वो अनसिमेट्रिकल हो जाएगी, वो स्मूथ नहीं होगी, ठीक है। तो अमोर्फस सॉलिड्स जो है वो क्लीवेज प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद हैविंग शार्प मेल्टिंग पॉइंट। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है उनका कोई फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है। जैसे मान लो ये कोई सॉलिड है, ठीक है, अगर इसको 300 केल्विन टेम्परेचर दें तो मान लो इस टेम्परेचर पे ये मेल्ट हो जाता है, सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है, तो इसका फिक्स मेल्टिंग पॉइंट हो गया। ऐसा क्यों हुआ, देखो यहाँ पे एटम्स का जो अरेंजमेंट है वो क्या है, रेगुलर है, फिक्स है। जैसे मान लो यहाँ पे ये केटाइन है और ये एनाइन है, तो यहाँ पे इस टाइप का अट्रैक्शन प्रेजेंट है, ठीक है। मान लो इस अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए हमें 300 केल्विन टेम्परेचर चाहिए, तो जैसे ही हम इस क्रिस्टल को 300 केल्विन टेम्परेचर देंगे ये अट्रैक्शन ब्रेक हो जाएगा और सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। तो इसका फिक्स मेल्टिंग पॉइंट हो गया मान लो 300 केल्विन। यहाँ पे क्या है, जैसे हम इसको टेम्परेचर देते जा रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो ये केटाइन का अट्रैक्शन भी है, ठीक है, कोई एनाइन भी पास में हो सकते हैं, एनाइन का भी अट्रैक्शन है, ये वाला अट्रैक्शन केटाइन एंड एनाइन का है। तो कोई फिक्स अपने को फिक्स टेम्परेचर नहीं पता होगा जिसपे ये सारे बॉन्ड ब्रेक होंगे। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे, मान लो ये वाला बॉन्ड 250 केल्विन पे ब्रेक हो जाएगा और ये वाला 300 पे, ठीक है, और ये वाला केटाइन का मान लो 350 केल्विन पे। तो इस टाइप से इसका कोई फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं है। सॉफ्टन ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर की एक रेंज आएगी जहां पे ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है।
अब ये वाली जो चीज है डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन, ये और मेल्टिंग पॉइंट वाली चीज सेम ही है। यहाँ पे देखो हीट ऑफ फ्यूजन की बात हो रही है, तो जैसे हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो वहां पे एंथैल्पी चेंज होता है, ठीक है। मान लो हमने कन्वर्ट किया सॉलिड टू लिक्विड, ठीक है, यहाँ पे एंथैल्पी H1 थी, यहाँ पे H2 है, तो डेल्टा S जिसको बोलते हैं हीट ऑफ फ्यूजन, सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने को क्या बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं। और यहाँ की जो एंथैल्पी चेंज है डेल्टा H, उसको बोलेंगे हीट ऑफ फ्यूजन। तो देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जो अट्रैक्शन है वो एक ही टाइप का है, जैसे केटाइन एंड एनायन का अट्रैक्शन है, ठीक है। तो मान लो 300 केल्विन टेम्परेचर अपन इसको दे रहे हैं और ये किसमें कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में। तो यहाँ पे H1 हीट थी, यहाँ पे H2 हो गई, और वो H2 कब मिली, जब हमने इसको 300 केल्विन टेम्परेचर दिया। तो ये हीट ऑफ फ्यूजन कितना हो गया, 300, क्योंकि ये क्या होगा H2 माइनस H1, ठीक है। जैसे मान लो H1 X था तो H2 कितना हो जाएगा 300 प्लस X, ठीक है। तो ये कितना आएगा 300 केल्विन, ठीक है। ये फिक्स हो गया हीट ऑफ फ्यूजन। और इस केस में क्या होगा, यहाँ पे तो मतलब कोई फिक्स हीट ऑफ फ्यूजन नहीं होगी। जैसे मान लो ये 250 पे पिघलना स्टार्ट हुआ, 250 पे मेल्ट होना स्टार्ट हुआ और ये 350 तक या 400 तक चल रहा है, तो कोई फिक्स हीट ऑफ फ्यूजन नहीं है, ठीक है। कुछ बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें 250 डिग्री की जरूरत है, कुछ बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें 300 केल्विन की नीड है। इस टाइप से टेम्परेचर की एक रेंज आएगी हमारे पास, ठीक है। यहाँ देखो एनाइसोट्रोपिक इन नेचर, एनाइसोट्रोपिक का क्या मतलब होता है, जैसे हमारे पास ये वाला क्रिस्टल है, ठीक है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड लिया है हमने, हम इसकी कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी को मेजर कर रहे हैं, ठीक है। जैसे पहले हमने इस डायरेक्शन से मेजरमेंट किया, ये वाली डायरेक्शन है, ठीक है। फिर दूसरी बार हम किसी और डायरेक्शन से, मान लो इस वाली डायरेक्शन से मेजरमेंट कर रहे हैं, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस चेक करें या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेक करें, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे मान लो ये केटाइन में से पास होके जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे हमें 2 केटाइन मिल रहे हैं और इधर से लेके जा रहे हैं तो ये भी अलग टाइप के केटाइन मिले, जैसे यहाँ से 3, और अगर इस डायरेक्शन से मेजर करेंगे तो हमें ये एनायन मिल रहे हैं। तो डायरेक्शन, जो भी कैरेक्टर डायरेक्शन पे डिपेंड करेंगे वो अलग अलग डायरेक्शन से अलग अलग आएंगे ना, ठीक है। क्योंकि जैसे यहाँ से अगर हम ये वाली डायरेक्शन सिलेक्ट करें, ये वाली डायरेक्शन अगर सिलेक्ट कर ली तो क्या हो जाएगा, देखो इसके एक साइड ये अगर केटाइन आएगा तो दूसरी साइड एनायन है, फिर इधर एनायन है तो इधर केटाइन है। डायरेक्शन चेंज होने पे फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, इसलिए इनको बोला है एनाइसोट्रोपिक, ठीक है। डायरेक्शन चेंज करेंगे तो फिजिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगी। जैसे पहले हमने इस डायरेक्शन से मेजर किया तो ये सभी रेड वाले एटम में से जा रहा था, फिर हमने यहाँ से मेजर किया तो ये किसी भी एटम से पास नहीं हो रहा, ये वाला डायरेक्शन, यहाँ पे एक साइड में केटाइन है एक साइड में एनायन है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी अलग हो जाएगी। यहाँ पे देखो आप किसी भी डायरेक्शन से मेजर कर लो, कुछ रेगुलर अरेंजमेंट तो है नहीं, कभी कोई सोडियम मिल गया, जैसे कोई भी मान लो कोई भी केटाइन आपने सिलेक्ट किया है, ठीक है, तो कभी केटाइन मिल गया, कभी एनायन, फिर कोई केटाइन, फिर 2 एनायन, इस टाइप से सभी डायरेक्शन से हमें कोई रेगुलरिटी नहीं मिलती। जहां से भी आप मेजर करोगे इरेगुलर अरेंजमेंट होगा तो ये क्या हो जाएंगे आइसोट्रोपिक, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज आप किसी भी डायरेक्शन से मेजर करोगे वो सेम आएगी, क्योंकि सभी साइड से हमें इरेगुलरिटी ही मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पे पैटर्न चेंज हो रहा है अलग अलग डायरेक्शन पे, ठीक है। अगर यहाँ से आप पास करते हो तो अलग आएगा और यहाँ से पास करोगे तो अलग, ठीक है। अब देखो दीज आर ट्रू सॉलिड्स, ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो एक्चुअली ट्रू सॉलिड्स होते हैं, और इनके एग्जांपल क्या हो जाएंगे, जैसे NaCl है, ठीक है, जैसे डायमंड है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर ट्रू सॉलिड्स। और ये क्या होते हैं, या तो इनको सूडो सॉलिड्स बोल देते हैं या सुपर कूल्ड लिक्विड बोल देते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं, देखो अमोर्फस सॉलिड्स जो है वो लिक्विड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बीच की स्टेट है, ठीक है। सॉलिड और लिक्विड के बीच की जो स्टेट है उसको बोल दिया अमोर्फस सॉलिड्स, तो इनको हम सूडो सॉलिड बोलेंगे या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड। कुछ अमोर्फस सॉलिड्स जैसे कि ग्लास, इसमें देखा गया कि फ्लो करने की टेंडेंसी होती है, जो बहने की प्रवृत्ति है वो लिक्विड्स में होती है, ठीक है, और अमोर्फस सॉलिड्स में भी बहने की टेंडेंसी होती है। जैसे अगर हम कोई पुरानी बिल्डिंग को ऑब्जर्व करें तो वहां पे देखा जाता है कि जो शीशे के जो भी शीशे लगे होते हैं, शीशे के गेट है या विंडो है, वहां पे हमें मिलेगा कि ऊपर से जो टॉप है शीशे का वो तो बारीक हो जाएगा, ठीक है, वो तो थिन हो जाएगा, और नीचे नीचे शीशे की मोटाई बढ़ती जाती है, बॉटम पे वो क्या हो जाएगा थिक, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी ग्लास था वो तो बह रहा है ऊपर से नीचे की साइड, जब भी ऊपर पतला और नीचे की साइड वो थिक हो गया है, ठीक है। तो जो अमोर्फस सॉलिड्स होते हैं उनको हम सुपर कूल्ड लिक्विड बोल देते हैं, क्योंकि इनकी कुछ प्रॉपर्टी लिक्विड से मैच करती है, जैसे बहने की टेंडेंसी, ठीक है। तो ये हो गया डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमोर्फस सॉलिड।
So this is the another type of classification of solids on the basis of their constituent particles like molecular solid, ionic solid, metallic solid and covalent solid. Molecular solid के constituent particles क्या हो जाएंगे? Molecules. Ionic solid के constituent particles ion हो जाएंगे. Metallic solid means जो मेटल से मिलके बना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोलिकुलर सॉलिड्स की। लेकिन मोलिक्यूल्स हमारे पास कितने टाइप के हो सकते हैं? जैसे पोलर, नॉन पोलर, बहुत सारे टाइप के। जैसे फर्स्ट हमने लिया नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल से मिलने वाले सॉलिड। नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं? जिनमें पोलैरिटी नहीं होती या फिर जिनमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का सेपरेशन नहीं होता, जो सिमेट्रिकल है। मान लो सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मूव कर रहे हैं, यहाँ पे क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट, ठीक है। नॉन पोलर का मतलब होता है जिनमें पोल्स नहीं होते, पोलैरिटी नहीं होती, नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज का कोई सेपरेशन नहीं होता। तो ये अपने पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हो गए। अब इनमें देखो ये जो इन्वायरमेंट है वो हमेशा के लिए सिमेट्रिकल नहीं रहता, फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड के लिए यहाँ पे डिस्टर्बेंस आएगी। जैसे ये जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्होंने इस डायरेक्शन में मूव किया तो पॉजिटिव चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। तो यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉन्स आ गए, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो एक तरीके से क्या बन गया? अब ये बन गया डाइपोल, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डिस्टर्बेंस आएगी तो ये भी अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज करेगा, इसका पॉजिटिव चार्ज इसके नेगेटिव से अट्रैक्ट होएगा, ठीक है, और नेगेटिव यहाँ पे। तो ऐसे ऐसे करके सभी मॉलिक्यूल्स में ये डाइपोल इंड्यूस होता जाएगा और क्या होता जाएगा? उनमें थोड़ा बहुत अट्रैक्शन आता जाएगा, ठीक है। तो और इस अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं? वैन डर वाल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है ये, इसको हम बोलते हैं लंडन फोर्सेज, लंडन डिस्पर्सन फोर्सेज, ठीक है। लंडन फोर्सेज आर वेरी वीक क्योंकि यहाँ पे बहुत ही कम अट्रैक्शन होता है, थोड़े टाइम के लिए ये डिस्टर्बेंस आती है सिमेट्री में, ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा अट्रैक्शन आएगा, उसको बोलेंगे लंडन फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। फॉर एग्जांपल जैसे हमें पता है नोबल गैसेज में होता है ये, आर्गन में जैसे H2 है, ठीक है, ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो इनमें लंडन फोर्सेस प्रेजेंट होंगे और इनको बोलेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। इनकी फिजिकल नेचर क्या हो जाएगी? सॉफ्ट। सॉफ्ट क्यों है? क्योंकि इनको ब्रेक करना बहुत आसान है, यहाँ पे अट्रैक्शन बहुत कम है, तो बहुत ही सॉफ्ट हो गए वो। कंडक्टेंस, ये क्या हो जाएंगे? इंसुलेटर। इंसुलेटर क्यों है ये? देखो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का क्या मतलब होता है? कंडक्टेंस हमें कब मिलती है? जब मूव करने के लिए या तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन हो या फिर कोई फ्री आयन हो, ठीक है। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन या आयन अगर प्रेजेंट होता है तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस हमें शो होती है। यहाँ पे ना ही तो कोई इलेक्ट्रॉन्स है, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है इनमें, और ना ही कोई आयन्स है जो मूव कर सके, तो ये क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट वेरी लो क्योंकि अट्रैक्शन बहुत ही कम है, बहुत ही थोड़ा सा टेम्परेचर दोगे सब इधर उधर भाग जाएंगे, ठीक है। सेकंड, पोलर मॉलिक्यूल अगर हमारे पास हो, ठीक है, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो तो ये कंडीशन होती है। अगर पोलर मॉलिक्यूल हो तो क्या हो जाएगा? पोलर मॉलिक्यूल जैसे हम बात कर रहे हैं HCl की, ठीक है, मान लो HCl की बात करें तो यहाँ पे क्या है? देखो HCl तो पोलर मॉलिक्यूल है, मींस प्लस माइनस का अच्छे से सेपरेशन है, ठीक है। तो इनमें क्या होगा? इनमें अट्रैक्शन लंडन फोर्सेस से थोड़ा ज्यादा होगा क्योंकि ये डाइपोल मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये क्या है? पोलर मॉलिक्यूल है, इसमें डाइपोल्स, दो पोल्स प्रेजेंट होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है। तो इसके अट्रैक्शन को बोलते हैं डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या हो गया? HCl, ठीक है। फिजिकल नेचर, ये भी सॉफ्ट होंगे क्योंकि डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन भी कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन नहीं है, ठीक है। ये भी क्या हो जाएंगे? सॉफ्ट। मेल्टिंग पॉइंट इनका भी क्या हो जाएगा? कम, थोड़ा सा टेम्परेचर दोगे सब लोग उड़ जाएंगे, ठीक है। सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? लिक्विड में, ठीक है। यहाँ पे देखो ये भी इंसुलेटर हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे भी मूव करने के लिए ना ही तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है और ना ही कोई फ्री आयन है, ठीक है। अगर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले हो, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट हो तो क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसे आइस में, वाटर में प्रेजेंट होती है, ठीक है। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी, यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्सेज कौन से हो जाएंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? जैसे ये वाला वाटर मॉलिक्यूल है,
ठीक है। इसका ऑक्सीजन किसी दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के प्रोटॉन के साथ क्या करेगा, अट्रैक्शन रखेगा। इसका ऑक्सीजन किसी दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के H के साथ अट्रैक्शन रखेगा। इस टाइप की जो बॉन्डिंग होती है उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। और ये अट्रैक्शन क्यों है, बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है और हाइड्रोजन क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मॉलिक्यूल है, तो इनमें क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन। इसको बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में बॉन्डिंग हो तो उसको हाइड्रोजन बोलेंगे। ठीक है, ये भी क्या हो जाएंगे, वैसे तो सॉफ्ट ही होते हैं बट थोड़े बहुत हार्ड है इनके कंपैरिजन में। ठीक है, तो कंपैरेटिवली हार्ड हो जाएंगे। ये भी इंसुलेटर हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे ना ही तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है ना ही कोई फ्री आयन है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट इनका क्या हो जाएगा, लो। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट इनका भी थोड़ा कम ही रहेगा। अब हम आयनिक सॉलिड की बात करें, ये हो गया सब मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, आयनिक सॉलिड देखो इनमें क्या हो जाएगा, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो आयन हो जाएंगे, जैसे NaCl है। ठीक है, जैसे मैग्नीशियम का कोई ऑक्साइड है या जिंक सल्फाइड है ZnS, कोई भी आयनिक मॉलिक्यूल आप लोगे तो। ठीक है, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, ये आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है Na+Cl-, यहाँ पे Mg+2 O-2। तो इनमें कौन सा अट्रैक्शन होगा, देखो प्लस और माइनस चार्ज में कौन सा अट्रैक्शन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अपोजिट चार्जेस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसको हम कूलम्बिक अट्रैक्शन भी बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। अब देखो NaCl एंड HCl में फर्क है। NaCl तो आयनिक कंपाउंड है, मींस ये Na+ एंड Cl- की फॉर्म में रहेगा, और HCl एक पोलर कंपाउंड है। पोलर एंड आयनिक में फर्क होता है। ठीक है, पोलर का मतलब होता है कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव का थोड़ा बहुत सेपरेशन है। ठीक है, एक साइड में पॉजिटिव चार्ज होता है, एक साइड में नेगेटिव, और यहाँ पे ये आयंस में ब्रेक हो चुका है एक तरीके से। ठीक है, इसको पोलर बोलेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, और ये हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये हार्ड होते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, कंडक्टर, क्योंकि यहाँ पे मूव करने के लिए हमारे पास फ्री आयंस है। ठीक है, आयनिक सॉलिड का क्या मतलब होता है, Na+Cl-। ये कंडक्टर हो जाएंगे इन मोल्टन या फिर एक्वा सॉल्यूशन में। ठीक है, सॉलिड स्टेट में तो ये क्या रहेंगे, सॉलिड्स के पार्टिकल्स मूव नहीं करते। हमने सॉलिड में पढ़ा था कि सॉलिड्स का मतलब ही क्या होता है, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उनमें स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। अब ऐसे नहीं है कि कोई भी पार्टिकल कहीं भी चला गया, ट्रांसलेशनल मोशन इनमें एब्सेंट होते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल ट्रांसलेशन नहीं कर सकते, एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जा सकते, अपनी जगह पे खड़े होकर वाइब्रेशन कर सकते हैं। तो सॉलिड स्टेट में तो ये क्या हो जाएंगे, इंसुलेटर। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, बट कंडक्टर इन मोल्टन। मोल्टन मतलब पिघली हुई जो स्टेट होती है, सॉलिड को अगर हम पिघला लें, लिक्विड में चेंज कर लें तो वो मोल्टन स्टेट हो जाएगी। इन मोल्टन और इन एक्वस सॉल्यूशन, या फिर इनको हम पानी में घोल लें। ठीक है, NaCl को पानी में डाल के घोल लेंगे सॉल्ट को, तो उसके Na एंड Cl के आयन अलग अलग हो जाएंगे, और इन एक्वस सॉल्यूशन। तो एक्वस सॉल्यूशन एंड मोल्टन स्टेट में ये कंडक्टर हो जाएंगे, और सॉलिड स्टेट में कैसे रहते हैं, इंसुलेटर। ठीक है, अब इनके मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, हाई। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उनको ब्रेक करने के लिए हमें हाई, ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा। नेक्स्ट है मेटालिक सॉलिड, ये आयनिक सॉलिड हो गए। ठीक है, मेटालिक सॉलिड्स क्या होते हैं, जिनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मेटल्स होते हैं। अब जैसे मान लो लिथियम मेटल है या सोडियम मेटल है, कोई भी मान लो अपने एग्जांपल लिया आयरन है या फिर कॉपर है। ठीक है, इस टाइप की मेटल है। तो मेटल्स क्या होते हैं, ये कैटायन की फॉर्म में रहते हैं। मेटल मींस पॉजिटिव चार्ज की फॉर्म में रहते हैं। जैसे यहाँ पे क्या होता है, कोई भी मेटल है, मान लो ये आयरन मेटल है। ठीक है, तो आयरन क्या करेगा, +2 की फॉर्म में रहेगा, और अपने 2 इलेक्ट्रॉन यहीं पे घूमते रहेंगे इसके। ठीक है, ये आयरन का आइटम है, +2 की फॉर्म में रहेगा। मेटल्स जो होते हैं
वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके पॉजिटिव चार्ज की फॉर्म में रहेंगे, ठीक है, और इनके इलेक्ट्रॉन यहीं पे घूमते रहेंगे। तो एक तरीके से मेटालिक सॉलिड का क्या मतलब हो गया, इसका मतलब होता है मेटल्स, और मेटल्स मीन्स एम, यहां पे कुछ भी प्लस चार्ज है, एम एन प्लस, ठीक है, इस पे प्लस चार्ज है, मेटल इन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है, मेटल प्रेजेंट इन इलेक्ट्रॉन क्लाउड। मेटल्स के जो इलेक्ट्रॉन है वो एक इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट बना लेंगे और उसके बीच में क्या प्रेजेंट है, मेटल्स के आयन, ठीक है। तो ये हो गया मेटालिक सॉलिड, इसके एग्जांपल हो गए जैसे आयरन है, कॉपर है, या जो भी मेटल्स है। अब ये क्या हो जाएंगे, ये भी हार्ड होते हैं। कंडक्टिविटी की बात करें तो ये क्या होंगे, कंडक्टर, क्योंकि यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन थे ना, मेटल्स ने तो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके क्या बना लिया, एम प्लस, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो मूव करने के लिए फ्री होंगे, तो ये हमेशा ही कंडक्टर होंगे, चाहे सॉलिड स्टेट है चाहे मॉडर्न स्टेट है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, ऑलवेज कंडक्टर, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो, क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और भी ज्यादा है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव आयन यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव कौन है, इलेक्ट्रॉन, तो इनमें इनको मतलब मेल्ट करने के लिए और भी ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा, तो इनका टेम्परेचर और भी ज्यादा हाई होगा, इसको हम बोल सकते हैं फेयरली हाई, इनके कंपैरिजन में हाई, ठीक है। और कंडक्टिविटी क्या होती है, चाहे मोल्टन स्टेट हो चाहे सॉलिड स्टेट, हमेशा कंडक्टर होंगे, क्योंकि यहाँ पे मूव करने के लिए कौन है, फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। कोवेलेंट सॉलिड्स कौन होते हैं, जिनमें कोवेलेंट बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, जैसे हम बात करते हैं डायमंड की, ठीक है, इसका एग्जांपल होता है डायमंड। डायमंड में कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं क्योंकि सारे कार्बन एटम है। डायमंड क्या होता है, सभी कार्बन एटम से मिलकर बना होता है और इनमें कोवेलेंट बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है। जैसे सिलिकॉन कार्बाइड है, यहाँ पे भी सारे कोवेलेंट बॉन्ड है, तो इनमें बॉन्डिंग कौन सी हो जाएगी, कोवेलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। यहाँ पे कोई आयन से इस टाइप की कोई चीज नहीं है, जैसे यहाँ पे सारे कार्बन एटम है तो उनमें तो कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी, सारे जब कार्बन एटम है, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे, वेरी हार्ड, जैसे डायमंड हमने नाम सुना है, ये बहुत ही हार्ड होता है, अब इसको ब्रेक नहीं कर सकते। अब जैसे मेटालिक सॉलिड है, वो हार्ड होते हैं लेकिन क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं, मेलिएबल होते हैं। डक्टाइल का मतलब क्या होता है, डक्टाइल एंड मेलिएबल, हार्ड होते हैं मेटालिक सॉलिड, लेकिन अगर हम उसको किसी भी कोई भी हैवी चीज है उससे अगर हम पीटें, जैसे लोहा है तो उसको पीट के पतली चादरें बनाई जा सकती है, शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, या फिर जैसे हम लोहे की तार बना सकते हैं, ठीक है, कपड़े सुखाते हैं ना लोहे की तारों पे कई बार, ठीक है। तो ये क्या होते हैं कि इनको हम तार में कन्वर्ट कर सकते हैं, इनको पीट पीट के एक शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, जैसे लोहे के शेड होते हैं या फिर कोई भी और मेटल के हो सकते हैं, ठीक है। ये हार्ड होते हैं बट डक्टाइल एंड मेलिएबल है, ठीक है। इनको पीट के शीट बना सकते हैं या फिर तार बना सकते हैं। आयनिक सॉलिड क्या हो जाएंगे, ये हार्ड होते हैं लेकिन ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल का क्या मतलब होता है, ठीक है, ब्रिटल का मतलब होता है जैसे मुझे कोई NaCl सोल्ट का इतना बड़ा क्रिस्टल दे तो उसको हम यूं ब्रेक कर सकते हैं हाथ से, जैसे चौक होता है जिसे लिखते हैं ना चौक, ठीक है, वो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, आयनिक सॉलिड में आएगा, ठीक है, कैल्शियम प्लस एंड कार्बोनेट माइनस, ठीक है। तो चौक को अगर हम यूं हाथ से फोर्स लगा के ब्रेक करें तो वो ब्रेक हो जाएगा, उसको बोलते हैं ब्रिटल, ठीक है। ये ब्रिटल की स्पेलिंग चेक कर लेना भाई क्या होती है, शायद यही होती होगी, ब्रिटल मींस इजीली हाथ से ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। डायमंड को ब्रेक कर सकते हैं क्या, नहीं, ये क्या हो जाता है, वेरी हार्ड, ठीक है। कंडक्टर होता है क्या डायमंड, नहीं, ये सारे इंसुलेटर होते हैं, क्योंकि यहाँ पे मूव करने के लिए ना ही तो कोई आयन है और ना ही कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और इनका मेल्टिंग पॉइंट वेरी हाई, कोवेलेंट बॉन्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, ये बहुत ज्यादा हार्ड होंगे क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग होता है। एग्जांपल डायमंड, सिलिकॉन कार्बाइड, और ये इंसुलेटर होते हैं क्योंकि ना ही तो यहाँ पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है ना ही फ्री आयन है। आयनिक सॉलिड कंडक्टेंस शो करते हैं क्योंकि यहाँ पे फ्री आयन्स होते हैं, ठीक है।
ये इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो ये कंडक्टर हो सकते हैं, लेकिन ये इंसुलेटर होते हैं। लेकिन कोवेलेंट सॉलिड का एक एग्जांपल है जो कंडक्टिविटी शो करता है, और वो क्या है? ग्रेफाइट। ठीक है, कार्बन ग्रेफाइट। ग्रेफाइट भी टोटली कार्बन से मिलके बना है, वहां पे और कोई दूसरा एलिमेंट नहीं होता। ठीक है, ये भी ये हार्ड नहीं होता, सॉफ्ट होता है, क्योंकि इसकी एक्सेप्शनल स्ट्रक्चर होती है। ये कंडक्टर हो जाता है। ठीक है, ग्रेफाइट के केस में रीजन क्या होता है? ग्रेफाइट की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें कार्बन कार्बन मिलके ऐसे शेप बनाते हैं। ठीक है, जैसे ये वाला कार्बन है, ये स्ट्रक्चर होती है ग्रेफाइट की। ठीक है, यहाँ पे ये वाला जो कार्बन है, देखो इस कार्बन ने और दूसरे 3 कार्बन से बॉन्ड बना रखा है, जैसे 1 2 3। ठीक है, लेकिन कार्बन की वैलेंसी तो 4 होती है, 3 बॉन्ड यहाँ पे उसने बना रखे हैं, वैलेंसी 4 होती है। तो जो चौथा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 2 लेयर्स के बीच में, जैसे ये वाली पहली लेयर है, एक दूसरी लेयर भी बन जाएगी, यहाँ पे भी कार्बन ने 3 बॉन्ड बना रखे होंगे। चौथा जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो इन दोनों लेयर्स के बीच में मूव करता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ग्रेफाइट के केस में क्या हो जाएगा? मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इस इलेक्ट्रॉन की वजह से ये क्या हो जाएगा? कंडक्टर है। तो वो कोवेलेंट सॉलिड जो ग्रेफाइट है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये क्या हो जाएगा? कंडक्टर। ठीक है, ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। अब देखो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये जेई का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कुछ स्टेटमेंट गिवन है और पूछा कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट, क्योंकि हमें पता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रेगुलरली अरेंज होते हैं, और ये जो रेगुलर अरेंजमेंट है ये लॉन्ग रेंज तक चलता है। ठीक है, जैसे ये क्या हो गए? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के पार्टिकल हो गए, और इसमें क्या है? रेगुलर अरेंजमेंट। ठीक है, और ये जो रेगुलरिटी है ये क्या करती है? काफी लंबी लॉन्ग रेंज तक चलती है, तो इनको क्या बोलेंगे? लॉन्ग रेंज ऑर्डर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर आइसोट्रोपिक। ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है, क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जैसे ये अरेंजमेंट है, ठीक है, यहां से हम अगर इसकी कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी है, मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है या फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है, ठीक है, यहां से हम चेक कर रहे हैं तो हमें अलग अरेंजमेंट मिल रहा है, और अगर हम इस साइड से चेक करेंगे तो हमें अलग अरेंजमेंट मिल रहा है। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज डायरेक्शन चेंज होने से अगर चेंज हो जाए तो उसको हम बोलेंगे एनआइसोट्रोपिक। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं वो एनआइसोट्रोपिक होते हैं, ना कि आइसोट्रोपिक। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड, एमोर्फस सॉलिड्स आर समटाइम्स कॉल्ड स्यूडो सॉलिड्स। ये ठीक स्टेटमेंट है। ठीक है, ये क्या है? करेक्ट, क्योंकि जो एमोर्फस सॉलिड्स है वो ट्रू सॉलिड्स नहीं होते, वो सुपर कूल्ड लिक्विड या स्यूडो सॉलिड्स बोलते हैं हम उनको, क्योंकि जो एमोर्फस सॉलिड्स है वो एक तरीके से लिक्विड की तरह बिहेव करते हैं। जैसे ग्लास है, ग्लास में क्या होता है? फ्लो करने की टेंडेंसी होती है। ठीक है, अगर हम कोई भी ग्लास शीट काफी लंबे बहुत सालों तक रखें तो वो शीट ऊपर से थिन हो जाएगी और नीचे से थिक हो जाएगी, मींस ग्लास ऊपर से बह के नीचे आया है। ठीक है, तो उनमें क्या होगा? फ्लो करने की टेंडेंसी। तो एक तरीके से एमोर्फस सॉलिड है ही नहीं, उनको हम क्या बोलेंगे? स्यूडो सॉलिड। ठीक है, डी क्या है? एमोर्फस सॉलिड सॉफ्टन ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर्स। ये सही है। एमोर्फस सॉलिड्स का कोई फिक्स मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है, कोई फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। ये क्या होगा कि टेम्परेचर की कुछ रेंज तक धीरे धीरे सॉफ्ट होते रहते हैं। जैसे मान लो जो एमोर्फस सॉलिड्स है उनमें अरेंजमेंट क्या हो जाएगा? ऐसे रैंडम। ठीक है, मान लो इसमें ये रेड एटम और ब्लू एटम से मिलके कोई भी एक अमोर्फस सॉलिड बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें बहुत टाइप के इंटरेक्शन प्रेजेंट है। ठीक है, अट्रैक्शन रिपल्सन इस टाइप से। जैसे मान लो ये ब्लैक एंड रेड एटम में हो गया, ये 2 रेड एटम पास पास है, ये 2 ब्लैक एटम पास पास है, तो यहाँ पे एक फिक्स हमें अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होता। यहाँ पे कोई एक फिक्स अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है। जैसे मान लो एक रेड एटम हो और ब्लैक हो, तो अगर इसमें बॉन्ड ब्रेक करना हो, मान लो इसमें हमें कोई टेम्परेचर चाहिए, फिर यहाँ पे तो रेड भी है, उसको ब्रेक करने के लिए हमें अलग टेम्परेचर चाहिए, फिर जो ब्लैक है उनके लिए अलग चाहिए, तो टेम्परेचर की एक रेंज आएगी। जैसे मान लो रेड एंड ब्लैक का इंटरेक्शन ब्रेक करने के लिए हमें 200 केल्विन चाहिए, यहाँ पे रेड के लिए 300 चाहिए, रेड ब्लैक के लिए 400 चाहिए, तो टेम्परेचर की एक रेंज आएगी जहां पे ये बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट होंगे। ठीक है, सॉफ्टन ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर्स। ठीक है, कोई फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता इनका। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? एमोर्फस सॉलिड्स हैव ए डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन। नहीं, ये भी तो सेम ही चीज है। ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा? रॉन्ग, क्योंकि इनका जो बॉन्ड है
ठीक है। यहाँ पे जो अट्रैक्शन है वो एक ही टाइप का अट्रैक्शन नहीं होता, एटम्स इरेगुलरली अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बहुत टाइप के इंट्रैक्शंस मिलेंगे, ठीक है, जैसे ब्लैक ब्लैक, रेड रेड, रेड ब्लैक। तो इसके लिए कोई हीट ऑफ फ्यूजन जो होती है वो फिक्स नहीं होती, ठीक है। डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन एमोर्फस सॉलिड्स के लिए नहीं होती है। क्लियर है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी जेई के क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें क्या गिवन है कि दो स्टेटमेंट है, ठीक है, एक ए है असर्शन, दूसरा आर है रीजन। अब हमें बताना है कि दोनों स्टेटमेंट सही है या एक रॉन्ग है एक सही है, और ये जो सेकंड है वो फर्स्ट का रीजन है या नहीं, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, शार्प ग्लास एजेस बिकम्स स्मूथ ऑन हीटिंग इट अप टू इट्स मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। जो ग्लास है उसके जो एक ग्लास ले रखा हमने शार्प है, ठीक है, उसका जो शार्प एज है वो इसके मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर के टेम्परेचर पे, मींस मेल्टिंग पॉइंट से पहले ही, मान लो मेल्टिंग पॉइंट इसका 300 केल्विन है, तो वो 200 केल्विन या 250 केल्विन पे स्मूथ हो जाएगा क्या? बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि जो ग्लास है, ठीक है, वो क्या होता है, एमोर्फस सॉलिड, ठीक है। ग्लास यहाँ पे क्या है, एमोर्फस सॉलिड्स, और एमोर्फस सॉलिड्स के लिए हमें पता है कि कोई फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है, ठीक है। इसके लिए ये रेंज ऑफ टेम्परेचर होती है जहां पे ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे ही स्मूथ हो जाएगा ग्लास जो है, ठीक है। सेकंड क्या है, रीजन, द विस्कोसिटी ऑफ ग्लास डिक्रीज ऑन मेल्टिंग, ठीक है। विस्कोसिटी क्या होती है कि कोई भी चीज जो फ्लो करती है, जैसे लिक्विड है फ्लो करता है, तो इस फ्लो को रोकने की जो टेंडेंसी होती है उसको विस्कोसिटी बोलते हैं। जैसे हमारे पास दो लिक्विड है, एक तो वाटर है और एक कोई भी गाढ़ा लिक्विड है, ज्यादा थिक है, ठीक है, तो वाटर जल्दी जल्दी फ्लो कर जाएगा और जो गाढ़ा लिक्विड है वो धीरे धीरे फ्लो करेगा। तो जो गाढ़ा लिक्विड है उसको हम बोलेंगे कि वो ज्यादा विस्कस है, ठीक है। विस्कोसिटी क्या होती है, जो बहने की या फ्लो करने की टेंडेंसी है उसको रेजिस्ट करने की टेंडेंसी, ठीक है। तो गाढ़ा लिक्विड ज्यादा विस्कस हो जाएगा, या फिर हम ये बोल दें कि जो स्मूथ जो सॉलिड है वो ज्यादा विस्कस है, ठीक है। विस्कोसिटी की अगर बात करें तो ये किसमें ज्यादा हो जाएगी, सॉलिड्स में, क्योंकि सॉलिड्स बह नहीं सकते, ठीक है। बहने के या फ्लो करने की टेंडेंसी को रोकने की जो पावर होती है उसको बोलते हैं विस्कोसिटी। तो सबसे ज्यादा विस्कस है सॉलिड, बिल्कुल भी नहीं बहते। फिर लिक्विड, ये फ्लो कर सकते हैं, उसके बाद में गैस, ये तो फ्लो ही करते रहते हैं, ठीक है। तो विस्कोसिटी ग्लास की डिक्रीज हो जाएगी ऑन मेल्टिंग। तो देखो जैसे जैसे ग्लास सॉलिड है, एमोर्फस सॉलिड है, अगर हम उसको पिघलाएंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होता जाएगा, और लिक्विड की जो विस्कोसिटी है वो तो सॉलिड से कम होती है। तो स्टेटमेंट तो ये सही है, मींस दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। लेकिन जो सेकंड वाला है वो फर्स्ट का रीजन है क्या? फर्स्ट का रीजन तो देखो क्या बोल रहा है ये, कि जो ग्लास है वो मेल्टिंग पॉइंट से पहले ही स्मूथ हो जाता है, ठीक है, उसका विस्कोसिटी से कोई लेना देना नहीं है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि ग्लास एमोर्फस सॉलिड है और एमोर्फस सॉलिड का कोई फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। मेल्टिंग पॉइंट के पहले से ही वो धीरे धीरे मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। बट ये जो आर है रीजन, ठीक है, आर इज नॉट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही है, बट आर जो है वो इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो, ये भी जेई का क्वेश्चन है। देखो क्या बोला है कि कोई भी हमारे पास हार्ड सब्सटेंस है, ठीक है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, काफी हाई, मेल्ट्स एट हाई टेम्परेचर, ठीक है, एंड इंसुलेटर इन बोथ सॉलिड एंड मोल्टन स्टेट। जो अपने पास सॉलिड है वो क्या है, इंसुलेटर, ठीक है, प्योरली इंसुलेटर है, चाहे उसको सॉलिड लो चाहे मोल्टन लो, वो इंसुलेटर है। तो आयनिक सॉलिड तो क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं, क्योंकि उनमें मूव करने के लिए आयंस होते हैं, ठीक है। कंडक्टिविटी हमें किससे मिलती है, या तो मूवमेंट ऑफ आयंस या फिर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आयनिक सॉलिड ये तो आंसर नहीं है, क्योंकि ये तो क्या हो जाएंगे, कंडक्टर, क्योंकि मूव करने के लिए आयन है। मेटालिक सॉलिड में मूव करने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये भी आंसर नहीं है, ठीक है। मॉलिक्यूलर सॉलिड ये तो हमेशा ही इंसुलेटर होते हैं, ठीक है, लेकिन सब्सटेंस हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट। मॉलिक्यूलर सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वान टू वान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है, जो कि बहुत ही वीक होता है, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो। तो आंसर क्या हो जाएगा, कोवेलेंट सॉलिड, ठीक है। कोवेलेंट सॉलिड्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, जैसे डायमंड, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा होता है, और ये हमेशा इंसुलेटर होता है इन मोल्टन और इन सॉलिड स्टेट। अब इसका एक एक्सेप्शन होता है ग्रेफाइट, वो क्या होता है, वो हो जाएगा कंडक्टर, लेकिन वो तो एक्सेप्शनल केस है। अगर हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जाए तो आंसर क्या हो जाएगा, कोवेलेंट सॉलिड, ठीक है।